हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर बहुत इजी है। इसको लाइट टेकिंग करते हैं बच्चे तो उसके कारण मार्क्स करते हैं, अदरवाइज इसमें मार्क्स नहीं करते। तो चलिए आज इसको पूरे अपने अंदाज में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर? तो जो भी हमारे अराउंड है, जिसके पास मास है और वो स्पेस घेरता है, उसे हम कहते हैं मैटर। ये तो सबको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास खुद का भार है, ग्रेविटी के दम पर नहीं, खुद का भार है, ग्रेविटी के खिंचाव के कारण अगर भार आ रहा है तो वो क्या, उसके पास मास है? उसके पास मास नहीं है। तो जिसके पास खुद के मॉलिक्यूल्स हैं, खुद के एटम्स हैं, खुद के पार्टिकल्स हैं, वो क्या कहलाता है? मैटर। और उसको थोड़ी बहुत जगह घेरनी है, बस ये दो कंडीशंस हैं तो वो मैटर हो जाएगा। इसके बाद इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पंच तत्व। पंच तत्व क्या होते थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और पानी। तो जो जिन्हें हम हिंदी में अगर कहें तो ये बेसिकली हम हिंदी में पढ़ते हैं, अपनी वेदों वगैरह में पढ़ते हैं हम इन चीजों को कि हाँ, एयर के पास मास है, जगह घेरती है, दिखे चाहे ना दिखे बट है तो है ना। उसके बाद अर्थ भी जगह घेरता है, मास है। फायर, स्काई, वाटर, तो ये सारी एग्जांपल पांच तत्वों में ही ये एग्जिस्ट करता है। मतलब इसके अंतर्गत ये क्या है? फैला हुआ है। चलिए फॉर एग्जांपल चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग, तो ये सारे मैटर के एग्जांपल्स है। ये डेफिनेशन आप थोड़ी सी याद भी कर सकते हैं और थोड़ी सी समझ तो बिल्कुल ही सकते हैं। साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब आपके भी कुछ फीचर्स होंगे, कुछ कह सकते हो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में क्या है? आप हैं शैतान, आप हैं डिसिप्लिन, ये क्या है? आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैटर में क्या है ऐसा? वो शैतान है या नटखट है, क्या है? तो ऑफ कोर्स मैटर इज नॉन लिविंग, तो उसमें हमें नटखट शैतान तो नहीं मिलेगा, बट उसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं जो कि हम। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर बना होता है छोटे छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल्स से, जिनको हम कहते हैं एटम। एटम का साइज कितना होता है? तो 10 रेज टू द पावर -9 मीटर अप्रोक्स। जो मेरे को फिगर पता है वो है 10 रेज टू द पावर -9। मैं आपको लिख के बताता हूं, 10 पावर -9। अब अगर आप इसकी मीटर में वैल्यू निकालने बैठेंगे ना, तो आएगी 1/10 पावर 9। तो आपको पता ही होगा, 1 के आगे 9 जीरो लगा दीजिए। तो सोचिए कितना छोटा है हमारा एटम भाई। तो इससे हमें एक करेक्टरिस्टिक पता चलता है कि इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसके बाद क्या है? दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद नेकेड आई। ये अपनी जो हमने चश्मे से आंखें देखी हैं, मतलब जो हम चश्मे लगा के घूमते हैं, या विदाउट चश्मा भी ये देखने इम्पॉसिबल है। मतलब हम एक एक पार्टिकल को तो नहीं देख सकते, आप पूरा का पूरा कर्टन देख सकते हैं, लेकिन आप एक एक पार्टिकल को तो नहीं देख सकते कर्टन को ना। तो उस सेंस में क्या कहा जा रहा है कि पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, इसके लिए हमें अल्ट्रा, बहुत पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये हमेशा मूव करते रहते हैं इधर से उधर। और ये मूवमेंट किस ऑर्डर में होती है? स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। इसी लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा इसलिए, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो मूव करते हैं तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए अगर कोई एनर्जी चाहिए तो वो है काइनेटिक एनर्जी। आया समझ? ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर में, आगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद है दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। बीच में जगहें होती हैं। अच्छा, अब एक पार्टिकल को मूव करना है, अगर उसको मूव करने की जगह नहीं मिलेगी तो वो मूव कर लेगा? नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। आप कभी एक ट्रेन में बैठे हो अगर, तो ट्रेन बहुत टाइट अगर लोग उसमें खड़े हैं तो आप उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि
आपको जाने की जगह नहीं मिल रही। तो सिमिलरली मैटर को अगर जगह ना मिले तो वो मूव नहीं कर सकता, तो इसलिए मैटर में जगह भी है, वो मूव भी करता है। ठीक है, आया समझ? चलिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है इनमें। अट्रैक्शन मतलब कि हाँ, अगर आप आपके और मित्र की बात है, ये आपकी, आप क्या है, अपने मित्र की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब आपका मन कहता है कि यार हाँ मैं उसकी तरफ जाऊं। तो सिमिलरली मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कहते हैं कि हाँ यार मैं अपने भाई बंधु के पास जाऊं। तो इनके पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव नहीं। रिपल्सिव मतलब दूर जाने वाला, अट्रैक्टिव मतलब पास आने वाला। उसके बाद है डिफ्यूजन का कंसेप्ट। अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में जब चेंज होते हैं, मतलब चेंज इज नॉट नेसेसरी, बट अगर आपका कोई भी गैस लिक्विड में मिक्स हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है और खुद से हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। मान लीजिए आपने लगाया परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम लगा लिया आपने। अब एक बार परफ्यूम लगाया तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। हाँ, वही कंसेप्ट है। उसकी खुशबू क्यों फैलती है? क्योंकि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं और उनको स्पेसेस मिल रही है मूव करने के लिए, इसलिए वो पूरे घर में फैल जाती है। चलिए अब इस कंसेप्ट को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। खुद से इंटरमिक्स हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे भाई कुछ। ठीक है, उसके बाद they do so by getting into the spaces between the particles। जो बीच में जगहें हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, this intermixing of particles on different types of matter on their own is called diffusion। मतलब ये जो इंटरमिक्सिंग है ये खुद से हो रही है, अलग अलग तरह की स्टेट्स ऑफ मैटर में हो रही है, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अभी मैं स्टेट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेट में इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं। उसके बाद इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स में हो रहा है। अच्छा, स्टेट्स कितनी होती है भैया? तो 3 होती हैं मेन स्टेट्स, 2 होती हैं एडिशनल स्टेट्स जो हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, एक बहुत ठंडी एक बहुत गर्म। तो वो स्टेट्स को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। कुछ स्कूल में पढ़ाई जाती है, कुछ में नहीं पढ़ाई जाती। अगर आपके स्कूल में आप पढ़ लीजिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो रही है। डिफ्यूजन सबसे कम होती है सॉलिड्स में, क्योंकि जगह बहुत कम है उसके पार्टिकल्स में, आगे बताऊंगा मैं, जगह बहुत कम है। लिक्विड में मॉडरेट होती है क्योंकि जगह थोड़ी सी है। गैसेस में बहुत जगह है तो इसलिए बहुत सारी डिफ्यूजन होती है। ठीक है, चलो, इसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। आ ही गया कंसेप्ट, मैंने कहा था। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है? अच्छा, आप डिफ्यूजन की 2 एग्जांपल्स याद रखिए, पेपर में कभी कभी पूछी जाती है। एक एग्जांपल है, मैंने आपको परफ्यूम वाली दी है ना, और दूसरी है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक। स्पेलिंग बता देता हूं मैं आपको, स्पेलिंग है उसकी INCENSE। स्टिक के तो तुम्हें पता ही है। तो इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती से भी तो खुशबू फैलती है। आपने अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाई, पूरे घर में खुशबू तो फैलेगी। तो इंसेंस स्टिक इज एन अदर एग्जांपल वेयर डिफ्यूजन अकर्स। चलिए अब स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं। देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सी? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। ये 3 स्टेट्स तो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं और आज इनको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एडिशनल स्टेट्स पे अभी मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये 3 स्टेट समझ ले। इनके सारे डिफरेंसेस अब मैं समझाता हूं आपको डिटेल में। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं बहुत टाइट है, क्योंकि उनमें मतलब अब काइनेटिक एनर्जी कम है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके और आपके मित्र में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे तो आप एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, एक दूसरे के आसपास रहेंगे, फिर क्या होगा? इस कारण से नहीं, और आप बहुत थके हुए हैं तो आपका मूव करने का भी मन नहीं करेगा वहां से, तो आपके बीच में स्पेस कम हो जाएगी ना। यही तो चीज है। अच्छा, एक मैं साइंटिफिकली अगर इस चीज को बताऊं तो जब भी काइनेटिक एनर्जी, मूव करने की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन का फोर्स कम होगा, क्योंकि आप दे धड़ाधड़ मूव कर रहे हैं तो बीच में अट्रैक्शन तो गई है ना।
और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक मतलब कम है, पोटेंशियल ज्यादा, एक चीज याद रखिए, जब भी पोटेंशियल ज्यादा होती है काइनेटिक कम होती है, काइनेटिक ज्यादा होती है पोटेंशियल कम होती है। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे को। तो अब काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, आप में मूव करने की क्षमता नहीं है, तो आपके आसपास क्या होगा, एक टाइट सा पैक बन जाएगा। तो वो टाइट पैक को हम कहते हैं सॉलिड। अब इस टाइट पैक को अगर थोड़ा सा लूज कर दिया जाए, आपके पास थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, तो आप थोड़ा सा दूर दूर चले जाएंगे, तो वो चीज है लिक्विड। और बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए तो आप मूव करेंगे, बस अट्रैक्शन खत्म और मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए गैस में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इसमें। ठीक है, इसमें टाइटली पैक्ड है। अट्रैक्शन की बात करूं तो सॉलिड में बहुत ज्यादा लॉजिकली चलना है, जब पार्टिकल टाइटली पैक्ड है तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ही तो टाइटली पैक्ड है ना, क्या डाउट क्या है इसमें। तो आया समझ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे इसमें लेस क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे लेस स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मतलब नामात्र जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस में है, इसमें बहुत ज्यादा दूर पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी कम, और अपनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अट्रैक्शन कम। और अगर दोनों थोड़ी थोड़ी हैं तो दोनों की जो दोनों थोड़ी थोड़ी होंगी। ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस इन सॉलिड्स, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, तभी मूव नहीं करते दूर दूर, तभी बहुत पास पास है। अच्छा, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि व्हाई आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स टाइटली पैक्ड, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। कमेंट क्या लिखोगे, 2 पॉइंट्स लिखोगे, एक तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी कम है, बस ये 2 लॉजिक से आप सॉलिड का बना सकते हो। सिमिलरली लिक्विड और गैस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा, ये चीजें रटनी नहीं होती, ये समझनी होती हैं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है अपनी गैसेस में। ठीक है, आया समझ। चलिए, और भी डिफरेंसेस है तो इसकी, हाँ, वॉल्यूम और शेप में डिफरेंस समझाता हूं मैं। अच्छा, आप एक लीजिए, आप ना एक काम कीजिए, आप कोई भी हार्ड चीज लेके आइए, एक पत्थर लेके आइए। चलिए, पत्थर ले आए ना। अब पत्थर में आप क्या करेंगे, पत्थर को अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो हाथों पे लगेगी, पत्थर ना टूटा। ठीक है, तो पत्थर तो टूटने नहीं वाला, और उसका जो उसके अंदर का मटेरियल है वो भी कम नहीं हो रहा। तो क्या है, उसकी शेप सेम है, वॉल्यूम सेम है। अगर वैसे तो पत्थर में कुछ रख नहीं सकते, अगर आप उस पत्थर के अंदर पानी डालने की कोशिश करेंगे तो उतना ही पानी आएगा जितना आपने कंप्रेस करने से पहले था। तो हेंस आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिलेटेबल होना चाहिए साइंस का कंसेप्ट। तो अगर आप पत्थर को प्रेस करेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, तो उसकी शेप सेम। उसमें अगर आप पानी डाल लेंगे तो कंप्रेस करने से पहले भी जितना पानी था उतना ही रहेगा। तो हेंस शेप एंड वॉल्यूम आर सेम। आप बकेट ले सकते हैं क्योंकि पत्थर में तो ऑफकोर्स पानी नहीं डाल सकते, तो आप इसके लिए एक बकेट लीजिएगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद लिक्विड की शेप सेम नहीं होती लेकिन वॉल्यूम सेम होती है। आप एक कटोरी में डालिए पहले पानी, और बाद में उसी पानी को डालिए बाल्टी में। पानी की आप देखेंगे शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन आपके पानी की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा, तो आपकी पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी लेकिन उसकी बस शेप चेंज हो जाएगी। आ गया समझ? तो हाँ जी भैया, आ गया समझ, वेरी गुड। चलो, गैसेस में ना डेफिनेट शेप है ना वॉल्यूम है, कहीं पे कभी ज्यादा है गैस और कभी कम है, और उसकी शेप तो डेफिनेट होती ही नहीं है। ठीक है, चलो अब सॉलिड्स में क्या है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, जहां से हमें फॉर्मूले से डायरेक्टली पता चलता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर जो एक ट्रिक बताता हूं मैं मैथमेटिकली, जो चीजें आमने सामने आती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। जो एक चीज डिनोमिनेटर में है और एक न्यूमरेटर में है ना, तो उसमें होता है इनवर्स रिलेशन। और
ये जो हमारा इक्वल टू है ना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो तुम इसको इधर मल्टीप्लाई करके कहोगे भैया ये ट्रिक तो चली नहीं। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इक्वल टू के बाद में जब एनीथिंग अपॉन एनीथिंग होता है तो जो नीचे वाला एनीथिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर वाला डायरेक्टली होता है। इनवर्सली मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी घट जाएगी, ठीक है। चलिए, डेंसिटी जो होती है सॉलिड की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसका मास भी ज्यादा होता है और ये डिफ्यूज नहीं हो सकता। पहले मैंने क्या कहा था वहां पे स्लाइड में, मैं अभी आपको करेक्शन करके दूंगा। मतलब इसमें करेक्शन होनी चाहिए, वैसे तो इसमें बहुत माइल्ड डिफ्यूजन होती है, उसमें सॉलिड्स में बहुत माइल्ड डिफ्यूजन होती है। आपने कभी अगर कपड़े धुले वाले सूंघे हैं तो क्या होता है, आप अगर बिल्कुल उनके पास जाएं तो आप उनकी खुशबू सूंघ सकते हैं। तो इस सेंस में क्या कहा जा सकता है कि माइल्ड टू जीरो डिफ्यूजन होती है सॉलिड में। उसके बाद इसमें डेंसिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि मास थोड़ा कम होता है और डिफ्यूज तो कर ही सकते हैं। और गैसेस में डेंसिटी बिल्कुल कम है और डिफ्यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है। कंप्रेसिबल का मतलब क्या है, दबाना। सॉलिड को बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता, दबा के स्क्वीज नहीं किया जा सकता। आप कहोगे भैया हमने स्पंज को ट्राई किया, तो भाई स्पंज में एयर पोर्स हैं, एयर पोर्स के कारण एयर इन आउट हो रही है और वो एट द एंड ऑफ द डे तो सेम शेप को गेन कर रहा है ना, सेम शेप को बाद में तो गेन कर ही रहा है ना। जब तुमने एक बार क्या करो, उसको कंप्रेस करो और फिर छोड़ दो, सेम शेप वापस आई या नहीं आई ना। तो जब ये सेम शेप अगर वापस आ रही है तो मतलब वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, आया समझ। और फिर लेस कंप्रेसिबल है लिक्विड्स, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े ढीले हैं इसमें और इसमें तो बहुत ही ढीले हैं, तो हाईली कंप्रेसिबल है इस, ठीक है, आया समझ। चलिए अब आगे है जो दो मैं एक्स्ट्रा स्टेट्स कह रहा था, एक है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो बहुत गर्म वाली स्टेट और जो हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये सत्येंद्र नाथ बोस, ये वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलके स्टेट को बनाया है, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको बनाया और आइंस्टाइन ने इसको अप्रूव किया। तो ठंडी वाली स्टेट, फ्रीजिंग जो बहुत ठंडी वाली स्टेट है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और प्लाज्मा जो बहुत गर्म वाली स्टेट है ये आयनाइज्ड वगैरह, ये सब आप थोड़ा सा यहाँ पे याद कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा आप इसकी डेफिनेशन को रीड कर लीजिएगा, आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। ये समझ ली हमने, तो आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, द हॉट स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड द कूल स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। नेचुरल प्लाज्मा होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो नेचुरली बहुत गर्म होते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, हमारे सन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा, हाई टेम्परेचर, आयोनाइज वगैरह। अभी हमारे हम आगे चैप्टर में जब करेंगे ना तो आपको इसका कंसेप्ट मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेचुरल प्लाज्मा जो नेचुरली अकरिंग है और मैनमेड प्लाज्मा जो हम इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। जो जैसे हमने बल्ब बनाया तो बल्ब को कभी हाथ मत लगा देना, बहुत गर्म होता है तो हाथ आपका जल सकता है, तो वो हमने बनाया ना, ह्यूमंस ने बनाया है, तो इसलिए वो क्या है, मैनमेड प्लाज्मा है। उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो मैंने आपको सारी स्टोरी बताई यहाँ पे लिखी है। तो चलिए अब एक पार्ट हो गया चैप्टर का खत्म। अब यहाँ से नवा पार्ट स्टार्ट है, वो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, मैंने आपको फटाफट इसलिए रिवाइज करवा दिया। अब ये थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स पार्ट, थोड़ा सा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है बट बहुत कम लेवल का है बाकी 9th की साइंस के मुकाबले, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, इसको भी समझेंगे, पिछला भी समझा था, ठीक है। चलिए अब कॉमन यूनिट्स क्या हैं टेम्परेचर के, हम टेम्परेचर को किस यूनिट में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, यही दो यूनिट्स है मेन। तो कॉमन यूनिट में मैंने यहाँ लिखा है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट भी बच्चे सेल्सियस लिखाते हैं ना, एसआई यूनिट होता है केल्विन। केल्विन एक है क्या, टेम्परेचर का एसआई यूनिट, समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द रिलेशन बिटवीन कॉमन एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा आधा इधर है आधा इधर है तो उसको आप देख लीजिएगा, इज दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज
273 K। अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे एक टेम्परेचर है तो वो 273 K के बराबर है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, C इज इक्वल टू जो भी आपको सेल्सियस की वैल्यू दी है उसको बस 273 में ऐड करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, सेल्सियस टू केल्विन, सॉरी यहाँ पे K आएगा। ठीक है, केल्विन की जो वैल्यू है, केल्विन की जो वैल्यू है वो सेल्सियस प्लस 273 होती है। अच्छा, अगर आपको सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, तो अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा फिरा लेते हैं मैथ्स की टर्म्स में। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस k को इधर 273 को ही उधर ले जाते हैं ना, तो c इज इक्वल टू k माइनस 273। बस, तो ये दो हमने क्या याद रखने हैं, ये दो हमें याद रखनी है चीजें जिससे आपके क्वेश्चंस आएंगे, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। एक आधा तो पक्का ही आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करिएगा। चलिए, अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हमने अभी स्टेट्स ऑफ मैटर देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को भूल जाएंगे, उनकी कन्वर्जन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर हमने मान लीजिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, लिक्विड को गैस में करना है, कैसे करोगे, तो वही कहानी अब आती है हमारे सामने। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय टू वेज, दो तरीके से कन्वर्ट हो सकती है। एक तो या तो आप टेम्परेचर बदल दो या फिर उस पर अकरिंग प्रेशर बदल दो। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एक एरिया है उस पर जो फोर्स लग रहा है। अच्छा, फोर्स से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद आता है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पार्टिकल्स में। अब अगर हम वो वाले फोर्स को बदल दें, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो उसकी स्टेट भी बदल जाएगी। अगर पार्टिकल्स दूर हो गए, लिक्विड या गैस में बदल जाएंगे। अगर पार्टिकल्स पास आ गए तो क्या होगा, आपके वो सॉलिड या लिक्विड में बदल जाएंगे। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे जो प्रेशर है उसको चेंज करना है। अब इसके ना एक ट्रिक देता हूं, ट्रिक है टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमें पता है कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। अब प्रेशर में यही चीज उल्टी होती है, हमें प्रेशर को घटाना होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ा लो या प्रेशर घटा लो, यही दो चीजें हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। मतलब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा उसका प्रेशर घटेगा। अब मान लीजिए मैं सॉलिड को लिक्विड में करना है, फिर से सुनिए, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या तो मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं या फिर प्रेशर को घटा दूं, दोनों चीजें सही होंगी। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उस प्रेशर को कैसे चेंज करें, तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बदलने से क्या क्या अंतर आता है। पहले तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका क्या होगा। अच्छा, एक चीज सुनिए, अगर मान लीजिए मैंने कहीं पे थोड़ी हीटिंग कर दी, ठीक है, हीटिंग कर दी। अब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हीटिंग से उनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, तो वो डिस्टर्बेंस के कारण दूर दूर भागने लगते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स दूर गए, तो इस तरह से क्या होता है, लिक्विड में वो चेंज हो जाएंगे सॉलिड से पार्टिकल्स। आया समझ। ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बस ये चीज थी। इसके बाद मेल्टिंग क्या होता है, तो मेल्टिंग तो सबको पता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो उसे कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। फ्यूजन भी एक उसके लिए वर्ड है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो अगर एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाके एक सब्सटेंस पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है तो उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये नोट्स को मैं रीड नहीं कर रहा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस समझाने पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। चलिए, अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाए, पार्टिकल्स हमें और दूर चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बस कोई दिक्कत नहीं।
तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं। अच्छा, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फर्क होता है। बॉइलिंग अभी बताता हूँ, इवेपोरेशन अगली स्लाइड में बता दूंगा। तो बॉइलिंग का मतलब एक पूरा लिक्विड, इवेपोरेशन बॉइलिंग में फर्क समझो। बॉइलिंग में क्या हो रहा है, मैं पूरे लिक्विड को ऊपर से नीचे तक हर जगह से क्या कर रहा हूं, उसको हीट अप कर रहा हूं, ठीक है। तो उसे कहते हैं बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या है, सिर्फ टॉप से हमने क्या किया, टॉप से कह सकते हो हमने उड़ा दिया, बस टॉप से हमने उसको हीट अप कर दिया, बस, और कुछ नहीं है डिफरेंस। मतलब इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, उसको सिर्फ हम टॉप से कर रहे हैं। और ये क्या है, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। आया समझ? चलिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो जब पूरी तरह से वो चेंज हो जाए एक लिक्विड, पूरी तरह से एक लिक्विड जब चेंज हो जाए गैस में, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, और यूनिट याद रखिएगा सेल्सियस, ठीक है। और क्या है, तो गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, पार्टिकल्स को पास लाना हो। अच्छा, पार्टिकल्स को अगर पास लाना है, काइनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए हीटिंग करेंगे? अरे ना भाई, काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए हम करेंगे कूलिंग। तो गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है। आया समझ? कोई दिक्कत नहीं। कंडेंसेशन यहाँ पे आता है, तो कंडेंसेशन इज द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड, कुछ नहीं है। आया समझ? अब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो अब हमने गैस को लिक्विड में चेंज कर लिया, अब हमें क्या करना है, उसको सॉलिड में, पार्टिकल्स और पास चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी और कम चाहिए, और कम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज। हाँ, आया समझ? तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, लॉजिक से है, बहुत फन है साइंस में, ठीक है। आया समझ? तो ये सारी चीजें। फ्रीजिंग क्या होता है, द पॉइंट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो जिस पॉइंट पे जाके पूरी तरह से जो लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ मुश्किल नहीं था। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में और क्या, सब्लिमेशन। तो अगर हमें मान लीजिए एक सॉलिड को गैस में, या गैस को सॉलिड में, ठीक है, हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है बिना लिक्विड में जाए, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। वैसे तो गैस टू सॉलिड के लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है, उस टर्म का नाम है डेपोजिशन। यहां आ गया, मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे, ये नोट्स में अपने लिखिएगा जरूर कि डेपोजिशन और सब्लिमेशन में फर्क क्या है। इसके लिए अगर स्पेसिफिक टर्म यूज करनी हो डेपोजिशन है, उसके लिए सब्लिमेशन ही है। तो गैस टू सॉलिड को डेपोजिशन कहा जाता है, और जो हमारा सॉलिड टू गैस है उसको कहा जाता है अपना सब्लिमेशन, ठीक है। आया समझ? लिक्विड स्टेट में जाए बिना, ये अगर आपको डेफिनेशन आती है, डिफाइन सब्लिमेशन, तो ये सारा तो लिखेंगे, ये गैस टू सॉलिड चाहे ना लिखिएगा, बट ये बहुत लिखना जरूरी है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। आया समझ? चलिए, अब प्रेशर को बदलने से कैसे फर्क पड़ता है, तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर अगर बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना, आप ना हमेशा टेम्परेचर की टर्म्स में सोचा कीजिए, फिर उसको उल्टा करके क्या कीजिए, प्रेशर में लिख दीजिए। अच्छा, गैस को लिक्विड में लेके जाना है, हमें क्या करना है, पार्टिकल को पास लाना है, ठीक है। पार्टिकल को अगर पास लाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस, और क्या कहते हैं, टेम्परेचर भी रिड्यूस। तो अब टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, तो अपने आप प्रेशर क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। गैस इज लिक्विफाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विफाइड का मतलब होता है गैस से लिक्विड में चेंज, ठीक है, या सॉलिड से लिक्विड में चेंज, मतलब किसी भी तरीके से लिक्विड में लाना है बस, तो उसे हम कहते हैं लिक्विफाइड। तो यहाँ पे लिखा है, मैंने एग्जांपल लिखा है, सॉलिड CO2 गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज प्रेशर। प्रेशर अगर हम कम करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में टर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू 1 एटमॉस्फेयर, ये थोड़ी सी रटने वाली चीज है, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि अब मैंने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, ये एक चीज थी बस इसमें। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस, उसका एक नाम दे दिया हमने बस। तो हमने क्या किया, अगर उसको हमें कम प्रेशर पे स्टोर करना होगा, अगर हमें उसको सॉलिड में चाहिए, बस ये चीज थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल
समझ लीजिएगा, क्योंकि साइंस में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अब आते हैं इवेपोरेशन के कंसेप्ट में। मैंने क्या बताया था, वो एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब पानी सिर्फ टॉप से हीट अप हो रहा है, नीचे का कुछ अंतर नहीं हो रहा। आया समझ? तो इवेपोरेशन बस यही चीज है। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स भी अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट, और हाँ बॉइलिंग, और उसमें पक्का लिखिएगा कि वो फुल लिक्विड में होता है बॉइलिंग, और ये सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट के नीचे नीचे ही कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे? तो ये एक हायर कंसेप्ट है, ठीक है। तो वैसे तो एक इसमें सीधा लॉजिक अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसमें ये है कि अगर हमें सिर्फ टॉप से ही कन्वर्ट करना है तो टाइम तो ऑफ कोर्स कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है ना। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और वेपराइजेशन ना ही लिखिए तो बेटर है, क्योंकि ये अक्सर बॉइलिंग और उससे कंफ्यूज हो जाती है टर्म, तो इसको काट सकते हैं। फैक्टर्स क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब कि इवेपोरेशन कितनी जल्दी हो रही है। अच्छा, जो आपकी सूरज से धूप आती है, कपड़े सुखाती है आपके, तो वो क्या है? इवेपोरेशन है, क्योंकि टॉप टॉप से उसमें सिर्फ पानी उड़ता है। तो अब उसमें क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है आपके कपड़े सुखाने में, क्या क्या कितनी जल्दी आपके कपड़े सूखे, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो कंडीशंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया। अगर मान लीजिए अगर मैं एक कपड़े को टाइट सा, मतलब फोल्ड करके अगर मैं तार पे टांगू तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। अगर मैं खुला टांग दूं तो जल्दी सूखेगा, क्योंकि धूप को उस कपड़े पे एक्ट होने के लिए ज्यादा एरिया मिल जाएगा ना। पहले तो कम सा एरिया है, उसी में धूप एक्ट करके अब ज्यादा एरिया मिलेगा तो ज्यादा जल्दी सूखेगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या है? टेम्परेचर। अगर जिस दिन धूप ज्यादा है उस दिन जल्दी सूखते हैं कपड़े, जिस दिन कम है उस दिन कम लेट सूखते हैं कपड़े। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल इसका लॉजिक बताऊं अगर आपको, तो जब ज्यादा टेम्परेचर होता है पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी मूव करते हैं और ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। वेरी सिंपल काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट। उसके बाद ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन का रेट। जितना ज्यादा अगर पानी का कंटेंट मान लीजिए पहले से है एटमॉस्फेयर में, तो और नवा पानी का कंटेंट, ह्यूमिडिटी क्या होती है? अच्छा ये बताइए, जब भी हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत मॉइस्ट सा मतलब पानी का कंटेंट पहले से भरा हुआ है हमारी इन्वायरमेंट में, तो पानी का कंटेंट अगर पहले से भरा होगा तो नवा कैसे जाएगा? नवा नहीं जाएगा तो इवेपोरेशन कैसे होगी, ठीक है। तो अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी। आया समझ? उसके बाद विंड स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज हमारे कपड़े सूखेंगे, बस। तो ये थी हमारी इवेपोरेशन का पूरा कंसेप्ट। अब इवेपोरेशन क्या करती है? ठंडक करती है। ठंडक कैसे करती है? तो इसके पीछे का लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको भी लेटेंट हीट का कंसेप्ट बताने के बाद ही समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो लेटेंट हीट क्या होती है? अगर मैं किसी भी चीज को उसकी स्टेट बदल रहा हूं तो एक टाइम पे जाके ना उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों होता है वो कांस्टेंट? तो इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा कि जो हमारी एनर्जी होती है ना उस टाइम पीरियड पे जो हमारी एनर्जी होती है वो सारी लग रही होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फोर्स को तोड़ने में। तो वो जो फोर्स तोड़ने में हमारी एनर्जी लग रही है ना, उस कारण से टाइम एक टाइम पे जाके हमारी क्या होता है, कह सकते हो एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है, सारा एक्टिंग चल रही है, द हीट इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। अब इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब एक मोल का क्या मतलब है? एक मोल या 1 किलोग्राम को अगर सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है जब हमें लिक्विड को अपनी गैस में चेंज करना है। तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट समझ आया? कहाँ जा रही है सारी एनर्जी? उस टाइम पीरियड में जब वो टाइम
कह सकते हो एक ही टेम्परेचर पे जा बैठा है, तो एनर्जी सारी जा रही है अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में। अब मैं आपको समझाता हूँ इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करता है। इसके बाद जस्ट क्वेश्चंस हैं, जस्ट चिल करो, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, आप तो तुरंत देखते ही सॉल्व कर दोगे। हाँ जी, अब ये थोड़े से मैंने साइड पे यूनिट्स लगाए हैं, ये एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे यूनिट्स हैं ये सारे। टेम्परेचर का केल्विन होता है, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, वेट का न्यूटन। वेट अभी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक तरह का फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, फिर डेंसिटी का किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद प्रेशर का पास्कल होता है यूनिट। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स जो अकर करता है, ठीक है। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया प्रेशर होता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटी की टर्म्स में कैपिटल जी इनटू मास 1 इनटू मास 2। ये सब अभी आप चीजें मत पढ़िए, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वेट का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये सब कंसेप्ट, ये पूरी नाइन्थ की फिजिक्स को ब्रीफ में बता दिया बस यहाँ पे। नाइन्थ की फिजिक्स को केमिस्ट्री में ब्रीफ में बताया, वाह। चलिए अब बैक टू द टॉपिक, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है। तो इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है? हम तो पढ़ के आए हैं कि यार हीट होती है, तो यहाँ पे पढ़ के समझते हैं इस बार, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के चलते हुए द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू। अब एक चीज समझिए कि अगर मैंने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, हमने इवेपोरेशन करनी है, जो हमारे पार्टिकल्स है बाहर, अगर इवेपोरेशन कह सकते हो हीट जो आ रही है वो पार्टिकल्स हमारे एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब हो गई तो सराउंडिंग में तो सारी कूल ही हो जाएगी ना। अगर मान लीजिए अगर आसपास मेरी इन्वायरमेंट में सारी हीट है, अगर मैं वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लूं तो आसपास की इन्वायरमेंट तो ठंडी हो जाएगी। जाहिर सी बात है ना यार, समझ रहे हो ना मेरी चीज क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आसपास में अगर हीट है वो मैं एब्जॉर्ब कर लूं तो आसपास में तो सारा कुछ ठंडा ही बचेगा। अगर हीट मैंने एब्जॉर्ब कर ली, वही चीज इवेपोरेशन में लग रही है, ठीक है। आया समझ? तो कूलिंग कभी ज्यादा होती है कम, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। आया समझ? कुछ मुश्किल नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमारा स्वेट है, तो जब भी हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, तो हमारी इन्वायरमेंट की सारी हीट क्या है, हम इस बार हीट रिलीज कर रहे हैं। हमारी बॉडी की सारी हीट रिलीज हो रही है उस स्वेट के चलते हुए। स्वेट के साथ वो हीट बाहर जा रही है ताकि उससे हमें ठंडा महसूस होता है। आया समझ? चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक बार खुद मन में आंसर सोचिएगा, फिर हम आंसर टैली कर लेंगे। डिफाइन डिफ्यूजन, इन विच मीडियम डज इट टेक प्लेस द मोस्ट, एक्सप्लेन। डिफ्यूजन क्या होता है भाई? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इंटरमिक्सिंग, मान लीजिए मैंने अगर परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम लगा के पूरे कमरे में स्मेल फैल जाएगी, तो वो इंटरमिक्सिंग हो गई पार्टिकल्स की। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डेफिनेशन हो गई पूरी डिफ्यूजन की, खत्म एक पार्ट। उसके बाद कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होती है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन लिखा है तो एक्सप्लेन लिखा है, उससे हमें पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा अब? तो हम क्या लिखेंगे कि गैसेस में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा होती है। स्पेस क्यों ज्यादा होती है? तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, अट्रैक्शन कम, ठीक है। तो ये पूरा इसका आंसर है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। उसके बाद नेम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर मेनली 3 states of matter: solid, liquid and gases. Also there are additional states of matter called latent heat, latent heat कहाँ से आ गई? Bose-Einstein, condensate and plasma. तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी। मेनली में भी लिख सकते हैं आप वैसे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स थी। ये तो इसमें तो कुछ था नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। राइट द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कॉमन यूनिट क्या है भाई? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उसका एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, ठीक है। केल्विन एसआई यूनिट है। रिलेशन फ्रॉम 2 perspectives, 2 perspective से रिलेशन लिखना है। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझो। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 है ना, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया। अब वो कह रहा है सेल्सियस, वो सीधा सीधा पता है क्या कह रहा है?
सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लिखो, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लिखो, कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन। तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 और सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो यही चीज है बस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख दिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट्स। लिक्विड में नहीं बदला तो उसको कहते हैं हम सीधा सीधा सब्लिमेशन। यहाँ पे मैंने सारा वो लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इवेपोरेशन को डिफाइन कीजिए और उसके फैक्टर्स बताइए। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच टेम्परेचर जो होता है तो वो रीच नहीं होता बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर कह सकते हो बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। मतलब कन्वर्जन है सीधा सीधा लिक्विड टू गैस बिफोर बॉइलिंग पॉइंट। इट इज अ सरफेस फिनोमेना। और उसके फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, अपना विंड स्पीड और टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे मैंने पूरा आंसर आपको सारे लिख के दिए हैं, बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एक और चैप्टर खत्म कर दिया। तुम्हारा भाई पूरे चैप्टर सारे डिटेल में पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है। आई होप माई वीडियोज आर हेल्पफुल टू यू। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।